और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीती 7 तारीख से शुरू हो चुकी है और इस यात्रा के दौरान कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी हुआ एक विवादित ट्वीट अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक लड़ाई का नया मुद्दा बन गया है। कांग्रेस ने इस ट्वीट में संघ के पैंट, हाफ पैंट को जलता हुआ दिखाया है, जिसके बाद न सिर्फ बीजेपी बल्कि संघ भी कांग्रेस पर हमलावर हो चुका है। खाकी रंग वाली ये निक्कर संघ की पहचान हुआ करती है। ये और बात है कि बदलते वक्त के साथ इसमें भी बदलाव हो चुका है। संघ की ये हाफ पैंट अब फुल पैंट में तब्दील हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस की जानकारी अभी हाफ पैंट तक ही पहुंची है। पहले ये पोस्टर देखिए और फिर कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया गया ये ट्वीट जरा देखिए, तो समझ में आ जाएगा कि आखिर संघ के इस ड्रेस की इतनी चर्चा क्यों है। जी हां, कांग्रेस ने संघ की पैंट में चिंगारी लगाकर सियासत का शोला भड़का दिया है। आरएसएस की ड्रेस को लेकर किए गए विवादित ट्वीट पर भारी बवाल हो रहा है। आक्रामक तेवर के साथ संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला किया कि कांग्रेस लोगों को उकसाना चाह रही है, इसीलिए ये ट्वीट किया है। इनकी भारत जोड़ो यात्रा दरअसल आग लगाओ यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस तरह के विवादित मुद्दों से खुद को दूर रखने वाले संघ ने भी अपनी खामोशी तोड़ी है। संघ के सर सह कार्यवाह मनमोहन वैद्य ने सवाल किया है कि कांग्रेस क्या नफरत से भारत को जोड़ेगी। उनके बाप दादा ने भी संघ को रोकने के प्रयास किए और ये भी संघ को रोकने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संघ के बढ़ने का कारण त्याग और तपस्या है। ऐसा है कि एक तो हेट्रेड से आप जोड़ना चाहते हैं क्या? हेट्रेड वो पाल रखे हैं बहुत पहले से, और उनके बाप दादा ने भी संघ का बहुत तिरस्कार किया, अपनी सारी ताकत के साथ संघ को रोकने का प्रयत्न किया। दो बार भी बिना कारण प्रतिबंध लादे गए, संघ रुका नहीं है, लगातार बढ़ते रहा है। संघ क्यों बढ़ रहा है? तो संघ के पास सत्य सिद्धांत है, सिद्धांतों लेकर जीवन भर चलने वाले व्रतस्थ ऐसे कार्यकर्ताओं की पीढ़ी उसके लिए आवश्यक त्याग परिश्रम बलिदान करने वाले लोग तैयार होते रहे हैं और समाज का सहयोग खूब मिलता रहा है, लगातार मिलता रहा है। ठीक है, इसलिए इससे भी उनका हेट्रेड ही ध्यान में आता है। तो क्या कहना उसके बारे में, कुछ कमेंट करने लायक वो सारा चित्र वगैरह भी अब संघ का गणवेश बदला, ये भी उनके ध्यान में नहीं है। सोशल मीडिया पर संघ की ड्रेस में आग लगाकर विवादों में घिरी कांग्रेस पर चौतरफा हमला होने लगा है। तो वहीं कांग्रेस का बचाव करने के लिए भूपेश बघेल सामने आए। कहा, जलाने का काम इनका है, हम तो जोड़ने वाले हैं, हिंसा करने वालों का हिंदुस्तान में स्थान नहीं है। जलाने का काम इनका है, हम तो जोड़ने वाले लोग हैं। ये तो प्रतीक है। बताने का मतलब ये, जो हिंसा करने वाले हैं उसका स्थान हिंदुस्तान में नहीं है। ये देश बुद्ध का है, महावीर का है, गुरु नानक देव का है, कबीर का है, तुलसी का है, हम सब का है, जहाँ सबके लिए स्थान है। और इनके जो भारत है उसमें गरीब के लिए, किसानों के लिए, वंचितों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, इनके लिए कोई स्थान नहीं है। जो श्रम करने वाले हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, इनके भारत में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। शालीनता, सभ्यता और आदर्शों वाली सियासत का दौर गुजर चुका है। वो और थे जो सियासत में नई रिवायत शुरू करते थे। अब तो अदावतों वाला दौर चल रहा है। इसमें पैंट में आग लगाकर भी अपनी सियासत चमकाने का दस्तूर शुरू हो चुका है। देखिए ये किस हद तक नीचे गिरता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पिछले 5 दिनों से संघ के तमाम दिग्गज रायपुर में डटे हुए हैं। राजधानी रायपुर में ही 3 दिनों तक संघ की समन्वय बैठक चली, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवती ही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। अब सीएम भूपेश बघेल ने इस बैठक को लेकर सवाल किए हैं कि आखिर किस बात की को लेकर समन्वय चल रहा है। क्या संघ और बीजेपी के बीच आई गहरी खाई को पटाने की कोशिश ये की जा रही है? सूबे में चुनावी माहौल के बीच राजधानी रायपुर में 3 दिनों तक संघ की समन्वय बैठक चलती रही। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संघ की बैठक में शामिल हुए। 3 दिनों तक चली संघ की समन्वय बैठक पर सीएम भूपेश बघेल ने सवाल किया है, क्या संघ और बीजेपी के बीच गहरी खाई हो गई है, जिसे पाटने के लिए बंद कमरे में बैठक हो रही है। समन्वय की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? इसके पहले जब आप गुजरात में मुख्यमंत्री बदलते हैं तो बिना समन्वय हो गया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदलते हैं तो बिना समन्वय हो गया, गडकरी हटाते हैं तो बिना समन्वय हो गया। इसका मतलब यह है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में एक लंबी दरार पड़ गई है, एक लंबी खाई है, जिसको पाटने के लिए रायपुर में अधिवेशन करना पड़ा, चुपचाप बंद कमरे में। सीएम भूपेश बघेल का इसके पीछे तर्क यह है कि छत्तीसगढ़ में पूरी कार्यकारिणी बदल दी गई है। 15 राज्यों में भी संगठन में बदलाव हुआ है, लेकिन सब कुछ संघ की सलाह के बगैर हुआ है। इसलिए अब गुपचुप तरीके से रायपुर में बीजेपी और संघ के बीच समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरा कार्यकारिणी बदल जाता है। हम लोग तो प्रदेश के देख रहे हैं, कितने राज्य के, एक दर्जन राज्य के 15 राज्य, कितना है 15 राज्य के प्रभारी बदल जाते हैं। आरएसएस पूछ ही नहीं रहे कि आरएसएस और बीजेपी के बीच एक लंबी खाई खींच गई है, जिस दरार को भरने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में कुछ बयान दे। आखिर एक हफ्ते तक क्या मंथन कर रहे हैं? 3 दिन तक क्या मंथन हुआ? छत्तीसगढ़ की सियासी फिजाओं में सवाल है कि आखिर मोहन भागवत की अध्यक्षता और जेपी नड्डा की मौजूदगी में संघ किस रणनीति पर काम कर रहा है, कौन सा एजेंडा उसकी बैठकों का मुद्दा है। कहीं ये बैठक चुनावी तो नहीं, लेकिन बीजेपी इसे स्वीकार भी नहीं कर रही है और इनकार भी नहीं। मैंने कहा कि संघ की नियमित बैठक है ये, और बैठक में हर तरह के विषयों पर चर्चा होती है और संघ के ये कार्य पद्धति का हिस्सा है कि बिना जाने, बिना समझे, बिना सुने, ठीक है, किसी प्रकार से बयानबाजी अनावश्यक नहीं करना चाहिए। आरएसएस और भाजपा क्या है ये मुख्यमंत्री जी को मालूम ही नहीं है, और मुख्यमंत्री जी को आरएसएस को जानने के लिए संघ के शाखा में जाना पड़ेगा। तो कुछ दिन पहले संघ के शाखा में जाएं, उसके बाद आरएसएस को जानेंगे। इधर सर कार्यवाहक डॉक्टर मनमोहन वैद्य का कहना है कि 36 संगठनों के अनुभवों को लेकर बैठक में चर्चा हुई है, लेकिन किसी प्रकार का कोई निर्णय इस बैठक में नहीं हुआ। सभी संगठनों ने अपने कार्यों का विस्तार से उल्लेख किया, लेकिन अंदर खाने बैठक में क्या हुआ ये सिर्फ संघ ही जानता है। क्योंकि 5 दिनों के मंथन और 3 दिनों के समन्वय के बाद कांग्रेस का सवाल तो वाजिब है कि बैठक में मुलाकात हुई, बताओ भी क्या बात हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 13 सितंबर से शुरू होने वाला मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र इस बार कुछ हटकर होगा। मध्य प्रदेश में अभी तक रह चुके मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष की तस्वीरें जानकारी समेत परिसर में देखने को मिलेंगी। तमाम सियासी बयानों, वार पलटवार के बीच विधानसभा परिसर में रचनात्मक बदलाव हुआ है, लेकिन इस गफलत में मत रहिएगा कि विधानसभा में नेताओं के सवाल पूछने या जवाब का अंदाज बदल जाने वाला है। सत्र के पहले सरकार पर हमलावर विपक्ष तमाम मुद्दों के साथ आशंकाओं से घिरा हुआ है कि कहीं 5 दिन का यह सत्र भी जल्दी खत्म न कर दिया जाए।
मंगलवार यानी 13 सितंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही जल्दी खत्म करने की आशंकाएं विपक्ष जाहिर कर चुका है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा को लगता है सरकार मानसून सत्र को 15 सितंबर तक ही निपटाने की तैयारी में है, तो नेता विपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह इसे छोटा सत्र बता रहे हैं। गोविंद सिंह ने अल्टीमेटम दे दिया कि सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई तो सड़क पर उतरेगा विपक्ष। पूरे प्रदेश की जनता में ये बात जाएगी और जनता को बताएंगे कि सरकार घोटाले में अपनी चर्चा भयभीत है, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चर्चा ना हो, जनता के बीच सच्चाई ना आए, इसलिए भय के कारण सत्र नहीं चलने दे रही। और मैं इनको जनता के बीच सामान्य लोगों को, पार्टी के साथियों को लेकर पूरे प्रदेश में इस बात को लेके जाऊंगा। ये सत्र मैं आपके चैनल पर घोषणा कर रहा हूँ, लिख लो। मैं कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य भी हूँ और कई समितियों का हूँ। 14 और 15 2 दिन से ज़्यादा ये सत्र नहीं चलाएंगे, इसलिए मैं पलायनवादी बोलता हूँ। राज्यसभा और लोकसभा अभी चले थे, एक महीने का सत्र चला। वहाँ कोरोना का भय नहीं है, वहाँ अन्य किसी बात का भय नहीं है। दिल्ली में शिवराज चौहान, आपको किस बात का भय है? सिर्फ 2-3 दिन का मानसून का सत्र आप क्यों चलाएंगे? इधर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष चर्चा करे, हल्ला ना करे। देखो साहब, उनके प्रमाण पत्र की तो जरूरत है नहीं सरकार को। जहां तक सवाल चर्चा का है तो ये फ्लोर मिला ही चर्चा के लिए, संवाद के लिए। जिस विषय पर चाहेंगे चर्चा को हम तैयार हैं, लेकिन चर्चा करें, हल्ला नहीं। तो विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम कहते हैं 13 से 17 सितंबर तक सत्र चलना है, लेकिन निर्भर विधानसभा सदस्यों पर करेगा। कैसा रहेगा ये सत्र? सत्र तो जिस तरह से आहूत है 13-17, तो सत्र तो वही है, ये बाह्य है। अब आंतरिक कल से पता चलेगा क्या होने वाला, वो तो जब वहाँ सदस्य आएंगे तो वो बताएंगे कि हमको क्या करना। विधानसभा का मानसून सत्र सुचारू चले, मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो पाए, सर्वदलीय बैठक भी हो गई। इधर मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने भी बैठक कर ली। जाहिर है सत्र पर कुछ तो प्लानिंग हुई होगी, लेकिन विपक्ष में बैठे नेताओं को लगता है कि वो कई मसलों पर सरकार को घेर सकते हैं। तो विपक्ष का मानना है कि कारम डैम से लेकर पोषण आहार तक सरकार के गले की फांस बन सकते हैं, लेकिन सरकार भी विपक्ष को जवाब देने तैयारी पहले से कर चुकी है। हालांकि सत्र शुरू होने के पहले ही घमासान शुरू हो गया, ऐसे में सदन के अंदर महासंग्राम तय नजर आ रहा है। भोपाल से शरद श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जबलपुर से खबर, ईओडब्ल्यू को बिशप पीसी सिंह की 4 दिन की रिमांड मिल गई। हालांकि ईओडब्ल्यू ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी थी। आपको बता दें कि धर्मांतरण, करोड़ों रुपए की संपत्ति, बैंकों में जमा राशि समेत तमाम मुद्दों पर ईओडब्ल्यू अब बिशप से पूछताछ करेगी। वहीं बिशप पीसी सिंह की नागपुर से गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद सोमवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। पेशी पर करीब 2.5 घंटे से ज्यादा सुनवाई चली। कहा जा रहा है कि पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं। उधर मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बिशप पीसी सिंह को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार कर लिया। पीसी सिंह जर्मनी से भारत लौटा था। नागपुर पहुंचते ही ईओडब्ल्यू टीम ने सीआईएसएफ की मदद से एयरपोर्ट पर इसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद पीसी सिंह को ईओडब्ल्यू की टीम जबलपुर लेकर आई है। यहां पूछताछ चल रही है। माना यह जा रहा है कि कई खुलासे हो सकते हैं। डिपॉजिट की जानकारी मिली है इनके खातों पे, इनके और इनके परिजनों के नाम पर। इसके अलावा कुल 174 बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिनमें से 46 बैंक खाते स्कूलों से संबंधित हैं और 128 बैंक खाते जो हैं इनके परिजनों के और उनकी संस्थाओं से संबंधित हैं। इन सभी का डिटेल्स बुलवाया जा रहा है। उधर ईओडब्ल्यू ने मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दरअसल मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया को सरकार से शिक्षण कार्य के लिए जमीन आवंटित की गई थी। इस जमीन पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना लिया गया, साथ ही लीज की राशि भी जमा नहीं की गई। मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया को मध्य प्रदेश शासन से लीज पर एजुकेशनल पर्पस के लिए संपत्तियां जो हैं उनको लीज पे दी गई हैं। उक्त संपत्तियों को समय समय पे उनका जो है लीज का नवीनीकरण कराना पड़ता है और साथ में ही उसका पंजीयन कराना पड़ता है।
तो 2003-4 में जब लीज का नवीनीकरण किया उसमें ये शर्त थी कि आप इस लीज का पंजीकरण कराएंगे और साथ ही भूभाटक जो उसका किराया है वो पटाएंगे। तो मेथोडिस्ट चर्च के पदाधिकारियों द्वारा वो 7.62 करोड़ रुपए आज दिनांक तक शासन को नहीं पटाए गए और ना ही उस लीज का पंजीयन कराया गया है, जबकि उस स्थान पे वो व्यवसायिक गतिविधियां चला रहे हैं। बिशप पीसी सिंह पर आर्थिक गड़बड़ी के साथ करोड़ों की संपत्ति जुटाने के आरोप हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बिशप के तार धर्मांतरण से जुड़े हुए हैं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में वाराणसी की जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि याचिका सुनने योग्य है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 22 सितंबर तय की है। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में दायर याचिका को वाराणसी की कोर्ट ने सुनवाई के योग्य माना है। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में हर रोज पूजा करने की याचिका को जायज ठहराया है। वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि याचिका सुनने योग्य है। जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है, वह वेट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इश्यूज मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि ये याचिका सुने जाने योग्य नहीं है। मस्जिद पक्ष ने दलील दी थी कि श्रृंगार गौरी में पूजा करने की याचिका 1991 के पूजा स्थल कानून के खिलाफ है। कोर्ट ने इस केस को न सुनने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से दर्ज आपत्तियों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। कोर्ट के फैसले पर उमा भारती का कहना है कि अयोध्या, मथुरा, काशी हमारी आस्था के प्रतीक हैं। उमा भारती का कहना है कि मैं चाहती हूँ मथुरा का फैसला भी सामने आए। प्रश्न किस तरह खड़ा हुआ है, मेरी इच्छा है कि मथुरा का मामला भी अगर न्यायालय में जावे तो सब लोग शांति के साथ उस सारे पक्षों को सुने और उनको स्वीकार करें। अभी हम इतनी अपेक्षा करें कि जो न्यायालय के फैसले हों वो उनको स्वीकार करें, जो सबूत हों वो उनको स्वीकार करें, जो अभी तक होता रहा है। इस मामले में भी आप मेरी खुशी की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। ज्ञानवापी प्रकरण में हिंदुओं की याचिका कोर्ट में स्वीकार करने पर विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि करोड़ों भक्तों की भावना जल्द पूरी होगी। बाबा विश्वनाथ काशी के मंदिर में ज्ञानव्यापी के प्रकरण में हिंदुओं के पक्ष की याचिका को माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के करोड़ों शंकर के भक्त, महादेव के भक्त, हरि के भक्त और बनारस के पुजारी ये सब चाहते हैं कि ज्ञानव्यापी पर निर्णय हो और जहां शंकर की भूमि है वो शंकर के भक्तों को प्राप्त हो। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला कोर्ट को यह तय करना था कि मामला सुनने योग्य है या नहीं। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है, जिसके लिए कोर्ट ने 22 सितंबर की तारीख तय की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को आज भू समाधि दी गई। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ उनके अलावा कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने उनके अंतिम दर्शन किए। वहीं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी यहां मौजूद रहे। और दुर्ग से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर हिरासत में संदिग्ध यात्री लिए गए हैं। रेलवे स्टेशन से इन संदिग्ध यात्रियों को हिरासत में लिया गया है। इनके पास से 8 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। अलग अलग राज्यों के कई आईडी बरामद हुए हैं।
पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो बरामद हुए हैं। सेना का बिल्ला, बैज, नेम प्लेट भी इनके पास से मिली है। लगातार नाम बदल कर ये व्यक्ति ट्रैवल कर रहा था, ये संदिग्ध बताया जा रहा है। खुद को ये सेना का जवान बता रहा था। जीआरपी ने इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो ये बहुत हैरान कर देने वाली ये खबर है। दुर्ग ये पहुंचा था ये शख्स और इसके पास से बहुत सारी आईडी मिली है, परिचय पत्र अलग अलग प्रकार के, जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड भी शामिल है। इसके अलावा सेना का बिल्ला, बैज भी इसके पास से मिला है, ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, नेम प्लेट मिली है। और संदिग्ध ये माना जा रहा है क्योंकि 8 अलग अलग राज्यों की सिम इसके पास है। तो इस शख्स को संदिग्ध यात्री मानकर इसे गिरफ्तार किया गया है और जीआरपी ने इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अभिषेक शुक्ल हमारे डिप्टी एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, ये वाकई में बहुत हैरान कर देने वाला मामला, क्या इसका नाम ये खुद बता रहा है? क्या जानकारी? स्वाभाविक है कि संदिग्ध मानकर पुलिस को कहीं ना कहीं से कोई सूचना मिली होगी जिसके आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल पुनीत, देखिए हनुमंत सिंह शुरुआती तौर पे इस यात्री का नाम पता चल रहा है। अब ये इसका सही नाम है या नहीं है, क्योंकि अलग अलग आईडी लेकर उसके पास कई सारी आईडी है, 8 सिम कार्ड है, कई स्टेट की आईडी है और सेना के कुछ जो मेडल्स होते हैं वो भी अपने पास रखा हुआ है। इसका ये तो फिलहाल जांच के बाद पता चलेगा कि इसका सही नाम क्या है। और दरअसल ये पिछले काफी समय से इस रूट से यात्रा कर रहा है और जानकारी यही लगी थी कि नाम बदलने के बाद कुछ शक हुआ वहां पर जीआरपी और आरपीएफ के जवानों को, तो उन्होंने इस प्रकार की घेरेबंदी यहाँ पर की और इसे यहाँ पर पकड़ा है। सूरत के लिए जा रहा था, फिलहाल ये दुर्ग से बैठ रहा था सूरत के लिए और फिलहाल पूछताछ की जा रही है और विस्तृत जानकारी की अभी सभी उम्मीद कर रहे हैं कि क्या कुछ अभी रिकॉर्ड जब चेक किया जाएगा, स्वाभाविक है सेना से जुड़ा हुआ बता रहा है तो रिकॉर्ड चेक किया जाएगा तो बहुत सारी बातें इसके बारे में निकलकर सामने आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।